सोचिए, साल 2003, जगह जम्मू और कश्मीर के ऊंचे बर्फीले पहाड़। भारतीय सेना एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रही थी जो दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन जिसका कहर हर तरफ महसूस हो रहा था। तो सवाल यही था कि ये अदृश्य दुश्मन आखिर था कौन? ये कौन था जो बिना कोई सुराग छोड़े हमले कर रहा था और सेना को लगातार नुकसान पहुंचा रहा था? आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें ना 1999 के कारगिल युद्ध से जुड़ी हैं। जब सेना का पूरा ध्यान कारगिल पर था, तब एक नया और घातक खतरा चुपचाप पुंछ राजौरी के पहाड़ों में अपनी जगह बना रहा था। तो हुआ ये कि 1999 से 2003 के बीच हमलों का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। सेना के काफिलों पर घात लगाकर हमला करना, चौकियों को निशाना बनाना, ये सब लगातार हो रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बॉर्डर पर घुसपैठ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा था, जिससे सेना की उलझन और भी बढ़ गई थी। अब सेना एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही थी जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर एक बहुत ही अजीब सी बात ने मिलिट्री इंटेलिजेंस का ध्यान अपनी ओर खींचा, और बस यहीं से इस पहेली की पहली गांठ खुलनी शुरू हुई। ये पहला और सबसे अहम सुराग था। आमतौर पर होता क्या है कि स्थानीय लोग भारी बर्फबारी से पहले अपनी आवाजाही कम कर देते हैं। तो फिर सर्दियों की शुरुआत में मुंह की कीमत पर खच्चरों की इतनी भारी खरीदारी क्यों हो रही थी? ये बात बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। और यहीं पे कहानी में एंट्री होती है OGWs की, यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स। ये वो स्थानीय लोग थे जो आम नागरिकों के भेष में आतंकियों के लिए काम करते थे। राशन, सीमेंट, दवाइयाँ और जैसा कि हमने देखा खच्चर, ये सब कुछ OGWs ही खरीदते थे, ताकि किसी को जरा भी शक ना हो। कह सकते हैं कि वे आतंकियों की लाइफलाइन थे। अब देखिए, सेना ने यहाँ बहुत ही समझदारी से काम लिया। ODGWs को पकड़ने के लिए गांव में दिन के उजाले में कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने धैर्य से इंतजार किया। उन्होंने उन रास्तों पर घात लगाई जहां आतंकी रात के अंधेरे में अपना सामान लेने नीचे उतरते थे। ये एक परफेक्ट जाल था। और इसी जाल में एक आतंकी जिंदा हाथ लग गया। पूछताछ में उसने जो सच उगला, उसने सेना के होश उड़ा दिए। उसने बताया कि जो हमले हो रहे थे वे तो बस एक झलक थी। असली खतरा तो पहाड़ों में छिपा एक पूरा का पूरा किला था। इस एक कबूलनामे ने पता है पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल दी। सेना को अब जाकर समझ आया कि वे छोटे मोटे गुटों से नहीं, बल्कि पहाड़ों के ऊपर बने एक विशाल आतंकवादी हेडक्वार्टर से लड़ रहे थे। सेना सोच क्या रही थी और असलियत क्या निकली, इसमें जमीन आसमान का फर्क था। जहां सेना छोटे छोटे हिट एंड रन गुटों की तलाश कर रही थी, वहीं असल में दुश्मन ने 150 वर्ग किलोमीटर में फैले कंक्रीट के बंकरों का एक पूरा नेटवर्क बना लिया था, जहां करीब 350 ट्रेंड आतंकवादी मौजूद थे। अब ये जानकारी मिलते ही सेना ने फौरन हवाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर भेजे। लेकिन आतंकी भी कह सकते हैं काफी चालाक थे। उन्होंने अपने कंक्रीट के बंकरों को पेड़ों की टहनियों, मिट्टी और सफेद पैराशूट से इतनी सफाई से ढका था कि ऊपर से देखने पर वे बिल्कुल पहाड़ का ही हिस्सा लगते थे। लेकिन देखिए, कहते ना, दुश्मन कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और यहां आतंकियों ने 2 बड़ी गलतियां कर दी। पहली, खच्चरों के वो गहरे निशान जो सीधे उन वीरान इलाकों की तरफ जा रहे थे, और दूसरी जो सबसे बड़ी चूक थी, बंकरों के अंदर जल रही बुखारी की गर्मी से ठीक उनके ऊपर की बर्फ पिघल रही थी। हेलीकॉप्टर पायलटों ने इन पिघले हुए धब्बों को देख लिया और बस उन्हें दुश्मन का सटीक ठिकाना मिल गया। अब दुश्मन का ठिकाना साफ था, नक्शे पर था। अब बारी थी एक ऐसे हमले की योजना बनाने की जो इस खतरे को जड़ से खत्म कर दे, और इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सर्पविनाश। इस ऑपरेशन की तैयारी कमाल की थी। सबसे पहले 9 पैरा SF के कमांडो ने चुपचाप घुसकर दुश्मन के हर एक ठिकाने की मैपिंग की। फिर रात के अंधेरे में सेना ने आतंकियों की नाक के नीचे हेलीपैड और सप्लाई रूट बना दिए, और इन सब पर पर्दा डालने के लिए एक गलत सूचना अभियान चलाया गया ताकि आतंकियों का ध्यान पूरी तरह से भटका रहे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, जाल बिछाया जा चुका था। अब वक्त था हमारे ही घर में पनप रहे इन सांपों के फन को कुचलने का। तारीख थी मई 2003, सुबह के ठीक 5:30 बजे। MI-17 हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट ने पीर पंजाल की खामोशी को चीर दिया। इससे पहले कि आतंकी कुछ समझ पाते, रॉकेट हमलों ने उनके कमांड और कम्युनिकेशन सिस्टम को मिनटों में ध्वस्त कर दिया। और इसी हड़बड़ी और अफरा तफरी के बीच वो कमांडो एक्शन में आए जो रात भर से बंकरों के बाहर छुपे बैठे थे, 9 पैरा SF। उन्होंने बंकरों में ग्रेनेड फेंके, और जो भी आतंकी बाहर भागने की कोशिश करता उसे वहीं ढेर कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि आतंकियों ने लड़ाई नहीं की। उन्होंने अपनी भारी मशीन गनों से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। जब सीधी गोलियों से उन्हें शांत करना मुश्किल हो गया, तब सेना ने 84 mm रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया और उन अभेद्य कहे जाने वाले बंकरों को सीधे तबाह कर दिया।
आतंकियों ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेना का प्लान एकदम एकदम अचूक था। भागने के सभी रास्ते यानी ऊंचे पहाड़ी दर्रों पर पहले से ही सेना की टुकड़ियां तैनात थी। इस परफेक्ट घेराबंदी में 60 से 70 आतंकी मारे गए। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन जब सेना ने तबाह हुए बंकरों की तलाशी ली तो जो मिला वो किसी भी सैन्य जीत से कहीं ज्यादा कीमती था। वो था खुफिया जानकारी का एक खजाना। बंकरों के अंदर से हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा मिला, साथ ही 7,000 किलो से ज्यादा राशन, जनरेटर और मेडिकल किट्स भी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि आतंकी सालों तक यहां जंग लड़ने की तैयारी से आए थे। लेकिन इन सबसे बड़ी खोज थी एक आतंकी की पर्सनल डायरी। इस डायरी में स्थानीय मुखबिरों की हत्याओं का हिसाब, फंडिंग की पूरी जानकारी और सबसे अहम, पूरे OGW स्लीपर सेल नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा था। और इसी डायरी के आधार पर बाद में सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सैटेलाइट फोन की जांच हुई तो एक और भी चौंकाने वाला सच सामने आया। आतंकियों के तार सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों से भी जुड़े हुए थे। ऑपरेशन सर्पविनाश ने यह तो साबित कर दिया कि भारतीय सेना किसी भी छुपे हुए दुश्मन को ढूंढकर खत्म कर सकती है। लेकिन ये कहानी आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज का दुश्मन पहाड़ों में नहीं बल्कि हमारी उंगलियों पर डिजिटल दुनिया में छिपा है। उससे कैसे लड़ा जाए, ये एक नई चुनौती है।